आज की कहानी है साइबर किडनैपिंग की। एक 17 वर्षीय लड़का रोहन, जो पिछले साल मास्को शहर में मेडिकल ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए गया था। रोहन का परिवार गुड़गांव, भारत में रहता था और उसके माता पिता उसके बेटे के भविष्य के लिए बहुत आशान्वित थे। उसके बेटे के मास्को जाने के 8 महीने बाद जनवरी फर्स्ट वीक तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जब रोहन के पिता को दोपहर में एक ईमेल मिला कि उनका बेटा अपहरण कर लिया गया है और फिरौती के रूप में 50 लाख रुपए की मांग की गई है। रोहन के पिता डर और घबराहट में थे और उन्होंने रोहन से संपर्क करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सारे नंबर बंद थे। उन्होंने रोहन के दोस्तों और रूममेट से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने बताया कि नए साल और क्रिसमस की छुट्टियों के कारण वे सब बाहर घूमने आए हैं, मगर रोहन उनके साथ नहीं आया है और वो 3 दिनों से रोहन से नहीं मिले हैं। रोहन के पिता फौरन शाम को जल्दी घर गए और रोहन की मां से सारी बातें साझा की। मशवरा करके उन्होंने सब कुछ पुलिस को बताया। अंतरराष्ट्रीय मामले के कारण पुलिस ने उन्हें भारतीय दूतावास में भी शिकायत दर्ज करने की सलाह दी। उसी शाम जब परिवार रोहन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो उनका फोन बज उठा। वे सभी रोहन के कॉल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फोन कॉलर अपहरणकर्ता निकला। अपहरणकर्ता ने फिरौती की वही राशि मांगी और पुलिस से संपर्क न करने की धमकी दी, लेकिन वे तो पहले ही पुलिस को सूचित कर चुके थे। कॉलर एक भारतीय था और स्पष्ट रूप से हिंदी बोल रहा था। माता पिता ने पुलिस से फिर से मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वे फिरौती देने के बाद भी अपने बेटे को वापस पा सकेंगे या नहीं। चूंकि घटना अंतरराष्ट्रीय थी और कॉलर भारतीय था, इसलिए यह सब एक साधारण सी फिरौती जैसा सीधा तो नहीं लग रहा था। पुलिस ने अंत में अपहरणकर्ताओं का पता लगाने के लिए फोन नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। पुलिस को यह जानकर हैरानी हुई कि अपहरणकर्ता भारत से ही था। रोहन तो विदेश में है, फिर किडनैपर्स भारत में कैसे? क्या रोहन भारत आया था और तभी अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया? मगर रोहन एक स्टूडेंट, उसके पास फ्लाइट के इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? फिर क्या किडनैपर्स रोहन को रूस जाकर किडनैप करके लाए हैं? मगर किडनैपर जो ये कर ही पैसे के लिए रहा है, वो खर्च करके इतना कठिन टारगेट क्यों चुनेगा? या फिर ये सब किसी आपसी रंजिश का मामला है? सवाल कई थे, मगर ये तय था कि ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्हें रोहन के वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग और कुछ फोटो उसी रात अपहरणकर्ताओं से मिले, जो रोहन के अपहरण की पुष्टि के रूप में थे। पुलिस ने रिकॉर्डिंग और वीडियो के आकलन से इतना तो पता लगा लिया कि रोहन अभी भी रूस में कहीं है। चीजें और उलझ रही थीं और पुलिस के खाते में एक और एंगल ऐड हो गया कि कहीं ये सब रोहन के दोस्तों की मिली भगत तो नहीं। बढ़ते हुए सवालों के क्रम में जैसे तैसे रात कटी। अगले दिन उन्होंने भारतीय दूतावास के माध्यम से मास्को में स्थित इंडियन कॉन्सुलेट की मदद ली। रिकॉर्डिंग और वीडियो ने संकेत दिया कि रोहन को रूस में ही कहीं सुरक्षित रखा गया है और रोहन अपनी ही किडनैपिंग से अनजान है, क्योंकि रोहन की आवाज और रिकॉर्डिंग में रोहन को किसी भी तरह की घबराहट नहीं दिख रही थी। उसी दिन शाम को माता पिता ने फिरौती राशि देने का तय किया, जब उन्हें अकस्मात मास्को स्थित भारतीय दूतावास से सीधे फोन आया और उन्होंने उन्हें बताया कि रोहन सेंट पीटर्सबर्ग में 1 घंटे पहले ही सुरक्षित और स्वस्थ पाया गया है। चौंकाने वाली बात यह थी कि माता पिता को अभी भी अपहरणकर्ताओं से फिरौती की राशि के लिए लगातार फोन आ रहा था। यह सुनिश्चित कर लिया गया कि रोहन सुरक्षित है और हर तरह से संतुष्टि भी कर ली गई थी कि जो बच्चा मिला है वो रोहन ही है। फिर भारतीय पुलिस ने रोहन के पिता राजेश से अपहरणकर्ताओं को दिए गए पते पर नकली धन देने का अनुरोध किया, ताकि पुलिस अपहरणकर्ताओं को पकड़ सके। रोहन के पिता ने रोहन जैसे ही कई अन्य पीड़ितों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस की मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। आश्चर्यजनक रूप से देर रात पुलिस ने गुरुग्राम के साइबर सिटी से अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा। अपहरणकर्ता भारतीय जोड़े थे, जो लगभग 25 साल के थे और उन्होंने एक विशेष प्रकार की साइबर किडनैपिंग की योजना तैयार की थी।
ये जोधा साक्षर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में परिपक्व था, जिनका लक्ष्य ऑनलाइन माध्यम से कमजोर व्यक्तियों का पता लगाना, उनसे दोस्ती करना और उनका विश्वास हासिल करना था। धीरे धीरे अपनी बातों की जाल में फंसाकर दुनिया से अलग करने की योजना होती थी, जिसे हम देसी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। बस ये वशीकरण हो रहा है ऑनलाइन, जिससे कि पकड़े जाने का खतरा कम से कम हो, और इसे अंजाम देने वाले लोग अक्सर पढ़े लिखे होते हैं। ये विक्टिम की किसी कमजोरी जैसे कि शराब, ड्रग्स, लड्डा ढकी, घूमना फिरना, आस्था, जाति या धर्म जैसी किसी भी कमजोरी को अपनी सीढ़ी बनाते हैं और फिर कुछ दिनों के लिए बिना अपने किसी प्रियजनों से भी संचार स्थापित किए किसी अज्ञात स्थान पर कुछ दिन व्यतीत करने के लिए मना लेते हैं। रोहन के मामले में ये न्यू ईयर रेसोल्यूशन था, जो किसी व्रत या उपवास जैसा था, जिसमें साल में एक बार 3 दिन तक मोह माया से दूर रहकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना था और समानांतर ये भी देखना था कि किसको उससे अभिन्न लगाव है और कौन किसी मतलब से जुड़ा है। इसी बीच अपहरणकर्ता बिना किसी शक के दूर बैठकर फिरौती की रकम वसूल लेते थे। इसी तरह के कई केसेस कुछ साल पहले सामने आए थे, जिसमें ब्लू व्हेल नामक एक गेम के कई लोग शिकार हुए थे, जिसमें लोग अपनी जान तक गंवा बैठते थे। पूरी दुनिया ने रोहन के माता पिता की साहस और बुद्धिमत्ता के कारण इस अनूठे रूप के अपराध को देखा, जिसे अब साइबर अपहरण कहा जाता है। उनके साहस ने इस भयावह अभ्यास को उजागर किया और रोहन जैसे कई और पीड़ितों को इन भ्रष्ट लोगों का शिकार होने से रोका। आप भी सतर्क रहे और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। कहानी अगर ध्यान से देखी हो तो कमेंट में रोहन के पिता का नाम लिखे। ब्लू व्हेल गेम से संबंधित जानकारी पर ऐसी ही रोचक कहानी चाहिए तो कमेंट में लिखे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।